नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, एच होम्स का खूनी किला। हाँ, एच होम्स। नाम सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। अमेरिका का पहला ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड सीरियल किलर, जिसका असली नाम था हरमन वेबस्टर मजट। हरमन वेबस्टर मजट। हाँ, और उसकी कहानी वो जुड़ी है शिकागो की एक ऐसी बिल्डिंग से जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इनफेमस मर्डर कैसल। मर्डर कैसल, नाम ही काफी है। और ये सब हो कब रहा था? 1893, जब शिकागो में वर्ल्ड्स फेयर चल रहा था। मतलब एक तरफ इतना बड़ा इवेंट, फ्यूचर की बातें। हाँ, वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन। एक तरफ दुनिया भर से लोग आ रहे थे प्रोग्रेस देखने, टेक्नोलॉजी देखने, और दूसरी तरफ उसी शहर में छुपकर ये सब चल रहा था। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिल्कुल शॉकिंग। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के पर्दे हटाएंगे, देखेंगे क्या सच है क्या अफवाह। हमारे पास काफ़ी मटेरियल है इसके लिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ लीगल पेपर्स के एक्सर्प्ट्स हैं। ऑनलाइन डिस्कशंस भी तो हैं, हिस्टोरियंस की रिसर्च, रेडिट वगैरह पे भी लोग काफी बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, CBS न्यूज़, history.com जैसे सोर्सेल से आर्टिकल्स भी हैं। काफ़ी कुछ है जोड़ने के लिए। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। आज का मिशन क्या है फिर? होम्स की शख्सियत को समझना है ना, उसके इस मर्डर कैसल की असलियत जानना, कितना सच कितना मिथ। एग्जैक्टली। फैक्ट्स को सेंसेशनलिज्म से अलग करना। और वो लीगल एंगल भी टच करेंगे। होम्स ने अपने मर्डर ट्रायल में अपना केस खुद लड़ा था, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, ये तो सुनने में ही काफ़ी ड्रामेटिक लग रहा है। चलो तो शुरू करते हैं उस इंसान से। एच होम्स, जन्म 1861, न्यू हैम्पशायर में। नाम था हर्मन वेस्टर मुज्जट। कह सकते हैं। माँ बहुत रिलीजियस थी और पिता सुना है काफी स्ट्रिक्ट थे। स्कूल में बुलिंग का शिकार भी हुआ। और वो बचपन से ही मौत, डेड बॉडीज में अजीब सी मतलब मॉर्बिड क्यूरोसिटी थी उसकी। मैंने पढ़ा है कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हिंट करती हैं कि बचपन में एक दोस्त की मौत में उसका हाथ हो सकता है। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। नहीं, प्रूफ तो नहीं है, पर ऐसी बातें हैं। और ये भी कि वो छोटे जानवरों पर सर्जरी करता था, डिसेक्शन टाइप। ये सब सुनकर ही अजीब लगता है। क्लियरली एक ट्रबल्ड शुरुआत थी। डेफिनेटली। फिर 1884 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, और वहां भी उसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं थी। सही कहा। मेडिकल स्कूल से लाशें चुराना, उन्हें डिसफिगर करके इंश्योरेंस फ्रॉड करना, ये पैटर्न तो मतलब शुरू से ही क्लियर था। धोखा देना, मैनिपुलेट करना। और फिर 1885 के आसपास ये पहुंचा चिकागो, और यहाँ आकर बन गया डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होम्स। ये नाम उसने शर्लॉक होम्स से इंस्पायर होकर रखा था, ऐसा कहते हैं। हाँ, उसने खुद क्लेम किया था। गजब की आयरनी है ना, एक मास्टर डिटेक्टिव के नाम पर एक मास्टर क्रिमिनल। और पर्सनालिटी, लोग कहते हैं बड़ा चार्मिंग था। बहुत ज्यादा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बंदा बड़ा चार्मिंग था, परसुएसिव, गुड लुकिंग। लोगों को, मर्द औरत बच्चे, सबको अपनी बातों में फंसा लेता था आसानी से। लेकिन पर्दे के पीछे एक कॉन आर्टिस्ट, बिगेमिस्ट, मतलब एक से ज्यादा बीवियां रखना, बिना पहली शादी तोड़े। बिल्कुल। वो लोगों को यूज करता था, पैसा, सिक्योरिटी, जो भी चाहिए, और फिर डिस्कार्ड कर देता था। शिकागो आते ही उसने एक फार्मेसी में काम शुरू किया, मिसेस E.S. हॉल्टन की फार्मेसी। यहां से शुरू होती है वो पहली मिस्ट्री, है ना, वो पॉपुलर स्टोरी। हाँ, वो कहानी कि उसने बीमार बूढ़ी मालकिन मिसेस होल्टन और उसकी बेटी को गायब कर दिया और फार्मेसी हड़प ली। ये कहानी बहुत चली। लेकिन इसमें भी झोल है। आप कह रहे थे कि रिसर्च कुछ और बताती है। हाँ, यहाँ मिथ वर्सेस रियलिटी का एंगल आता है। हिस्टोरियन एडम सेल्जर की रिसर्च बताती है कि ये कहानी शायद होम्स ने खुद ही फैलाई थी, क्योंकि डॉक्टर एलिजाबेथ सैरा होल्टन और उनके हस्बैंड विलियम, वो लोग जिंदा थे हम्म, होम्स के जाने के बाद भी। हाँ, वो होम्स के शिकागो छोड़ने के बाद भी वहीं रह रहे थे। तो उनके गायब होने वाली बात तो गलत लगती है। हाँ, उसने फार्मेसी जरूर अपने कंट्रोल में ले ली थी, पर तरीका शायद उतना ड्रामेटिक नहीं था जितना बताया जाता है। मे बी बिजनेस डील में फ्रॉड किया हो। अच्छा, तो ये भी एक मिथ है जो उसके साथ चिपक गया। वाओ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब आते हैं उस मेन चीज पर, उस स्ट्रक्चर पर जो उसके नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, द मर्डर कैसल। द मर्डर कासल। लोकेशन इंगलवुड, शिकागो, 63rd और वॉलेस स्ट्रीट्स। उसने अपनी फार्मेसी के ठीक सामने बनवाया था ये। कंस्ट्रक्शन चली 1889 से 1891 तक। शुरू में 2 मंजिल का प्लान था ना, नीचे दुकानें ऊपर अपार्टमेंट्स। हाँ, फिर उसने तीसरी मंजिल ऐड करवाई।
प्लान तो यही था कि वर्ल्ड्स फेयर के लिए होटल बनाएगा, पर सोर्सेज बताते हैं कि ये कभी मतलब फुल्ली ऑपरेशनल होटल बना ही नहीं। शायद कुछ हिस्से ही रेंट पर दिए गए होंगे। और ये बिल्डिंग छोटी मोटी नहीं थी, ब्लॉक जितनी लंबी, ह्यूज स्ट्रक्चर। बिल्कुल, और बनवाने का तरीका भी कितना अजीब था। वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन टीम्स को हायर करता था और फिर थोड़े टाइम बाद फायर कर देता था। क्यों? ताकि किसी को पूरा प्लान ना पता चले। एग्जैक्टली, टोटल सीक्रेसी। ताकि कोई ना जान पाए कि अंदर क्या बन रहा है, कहाँ क्या है। और इसी सीक्रेसी से निकली वो सब डरावनी कहानियां। एक ऐसी बिल्डिंग जो अंदर से एक भूल भुलैया थी। सच में? हाँ, जो पॉपुलर अकाउंट्स है वो यही कहते हैं। 100 से ज्यादा कमरे, वो भी ज्यादातर बिना खिड़कियों के। सोचो, अंधेरा। ओ माय गॉड, बिना खिड़कियों के कमरे और कॉरिडोर्स, टेढ़े मेढ़े स्टेयर्स जो कहीं नहीं जाती। हाँ, स्टेयर्स लीडिंग टू नोवेयर। दरवाजे जो बाहर से खुलते थे या सीधे दीवार में जाके बंद हो जाते थे, एक ट्रैप जैसा। मतलब अंदर जाने वाला शायद कभी बाहर ना आ पाए। इमेजिन करो ऐसी जगह में फंस जाना। और क्या क्या था? हिडन रूम्स, सीक्रेट पैसेजेस, ट्रैप डोर्स। ये सब कहानियों में है। ट्रैप डोर्स और बेसमेंट तक जाने वाली स्लिपरी शूट्स, जिससे मतलब बॉडीज को नीचे फेंका जा सके। शूट्स, लाशों के लिए। और कुछ कमरे साउंड प्रूफ भी थे। साउंड प्रूफ रूम्स, हाँ। और सबसे क्रीपी पार्ट कहते हैं होम्स के अपने रूम से गैस पाइप का कंट्रोल था। वो दूसरे कमरों में गैस रिलीज कर सकता था अपने रूम से, और दरवाजों में पीप होल्स, लोगों को देखता था वो, उन्हें मारते हुए या टॉर्चर करते हुए। ये सब पॉपुलर लोर का हिस्सा है। पीप होल्स, गैस जेट्स, और फिर बेसमेंट की कहानियां तो और भी ज्यादा ग्रूसम है। बेसमेंट में क्या था? मैंने सुना है ऑपरेटिंग टेबल्स, क्रेमेटोरियम। हाँ, ऑपरेटिंग टेबल्स, एक शवदागृह, क्रेमेटोरियम, एसिड के बड़े बड़े वैट्स, क्विक लाइम पिट्स, चूने के गड्ढे जहां लाशों को गलाया जा सकता था। एसिड वैट्स, क्विक लाइम पिट्स, और वो टॉर्चर डिवाइसेस वाली बात, जैसे मिडीवल रैक्स, क्या ये सब सच में था? देखो, यहां पर हिस्टोरियंस में काफी डिबेट है। जो टॉर्चर रैक जैसी चीजों की बातें हैं, उनका एक्चुअल पर्पस क्लियर नहीं है। कुछ कहते हैं शायद पैसा उगलवाने के लिए टॉर्चर करता होगा, कुछ कहते हैं ये बस लाशों को स्ट्रेच करने के लिए एक्सपेरिमेंट थे, डाइसेक्शन से पहले। लेकिन ये सब हाईली स्पेक्युलेटिव हैं। Here's where it gets really interesting. ये सब जो हम सुन रहे हैं, ये मर्डर कासल की इमेज, ये कितनी सच है या कितनी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें हैं? एडम सेल्जर जैसे लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ, सेल्जर का काम काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ। वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग कभी पूरा होटल तो बनी ही नहीं, और जो सीक्रेट पैसेजेस या रूम्स मिले, वो लाशों के लिए नहीं थे। उनका कहना है कि वो शायद होम्स ने चोरी का फर्नीचर या दूसरा सामान छुपाने के लिए बनाए होंगे। वो एक कॉन आर्टिस्ट था, तो इलीगल माल छुपाने की जगह तो चाहिए थी। लाशों के लिए ये शायद बाद का एडिशन है कहानी में। और टॉर्चर डिवाइसेस वाली बात, वो भी झूठ है। सेल्जर कहते हैं ये मोस्टली 20th सेंचुरी की इमेजिनेशन है। शायद 1940s के कुछ सस्ते पल्प मैगजीन से शुरू हुई, जिन्होंने होम्स की कहानी को और सनसनी बना दिया। तो मतलब येलो जर्नलिज्म का कमाल, उस टाइम की सनसनीखेज पत्रकारिता ने आग में घी डाला। एक और ऑथर है हैरल्ड शेक्टर, शायद वो भी यही कहते हैं। सही कहा। शेक्टर भी पॉइंट आउट करते हैं कि उस दौर की न्यूज़पेपर्स सेंसेशन क्रिएट करने के लिए फैक्ट्स को ट्विस्ट करती थीं या कभी-कभी इन्वेंट भी कर देती थीं। होम्स की स्टोरी तो मतलब परफेक्ट थी इसके लिए। एक चार्मिंग डॉक्टर, एक मिस्टीरियस बिल्डिंग, गायब होते लोग। इस पर ऑनलाइन भी काफी डिस्कशन है। मैंने रेडिट पर देखा था, एक आर्टिस्ट है हॉली कार्डन, उन्होंने इस कासल का एक कटअवे इलस्ट्रेशन बनाया है, ब्लूप्रिंट्स और नोट्स के बेसिस पर। हाँ, मैंने भी देखा है वो। उसने कहा कि उसने एक्यूरेट रहने की कोशिश की है, पर थोड़ी आर्टिस्टिक फ्रीडम ली है। और उस ड्राइंग की एक्यूरेसी पर भी लोग डिबेट करते हैं कि ये कितना मिथ है और कितना रियलिटी। बिल्कुल। और सेल्जर ने एक ओरिजिनल आर्किटेक्ट का डायग्राम भी ढूंढा है, एडवर्ड गलानर का बनाया हुआ। वो सिर्फ बिल्डिंग का फ्रंट फसाड दिखाता है, पर उससे एग्जैक्ट डायमेंशंस मिलते हैं। वो सजेस्ट करता है कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स थी, पर शायद उतनी भी नहीं जितनी मिथ में बन गई है। तो एक बड़ा टेकअवे ये है कि होम्स की कहानी में सच और मीडिया, या शायद होम्स द्वारा खुद फैलाया गया सनसनीखेज झूठ, बुरी तरह से घुल-मिल गए हैं। इट्स हार्ड टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन नाउ। और इस बिल्डिंग का एंड क्या हुआ? क्या ये आज भी है? लोग जा सकते हैं वहाँ? नहीं, अब नहीं है। 1895 में इसमें आग लगी थी। मिस्टीरियस फायर थी। कुछ लोग कहते हैं होम्स के एसोसिएट्स ने लगाई, एविडेंस मिटाने के लिए। कुछ कहते हैं विजिलेंटीज ने।
पर ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी तब। अच्छा, रिपेयर हुई थी। हाँ, ऊपर की मंजिलें रिपेयर की गईं, लेकिन फाइनली 1930s में इसे गिरा दिया गया और वहाँ एक पोस्ट ऑफिस बन गया। तो आज वहाँ इंगलवुड पोस्ट ऑफिस है, एक नॉर्मल सी बिल्डिंग, लेकिन उसकी नींव में। उसी जगह पर। हाँ, और सुना है कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बेसमेंट में, जो शायद ओरिजिनल कैसल के बेसमेंट का हिस्सा हो सकता है, अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं। लोग वहाँ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्पूकी। चिल्स, मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग भी कहते हैं। वाओ। तो आज वहाँ पोस्ट ऑफिस है, लेकिन इस इमारत की नींव में दफन है होम्स के काले कारनामे। चलिए अब उन्हीं जुर्मों और उनके शिकार हुए लोगों की बात करते हैं। हाँ, अब आते हैं उसके क्राइम्स पर। उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, मतलब अपराध करने का उसका खास तरीका क्या था? काफी वैरायटी लगती है। हाँ, वैरायटी तो थी। वो लोगों को अलग अलग तरह से फंसाता था। जॉब एडवर्टीजमेंट्स देता था, लोग इंटरव्यू के लिए आते थे उसके कासल में। वर्ल्ड्स फेयर के टाइम में होटल गेस्ट्स बनाकर, खासकर यंग वुमेन जो अकेले ट्रैवल कर रही थीं, या फिर रोमांटिक पार्टनर्स बनाकर। और वो लाइफ इंश्योरेंस वाला एंगल, वो कितना कॉमन था? वो काफी कॉमन था। वो अपने एम्प्लॉइज या गेस्ट्स को किसी न किसी तरह मना लेता था कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें और बेनिफिशियरी उसे यानी होम्स को बनाए। फिर उनका मर्डर करके पैसा क्लेम कर लेता था। बहुत कैलकुलेटेड था वो। और फिर मर्डर तरीके भी अलग अलग थे। वो टॉर्चर वाली बात, जैसे बैंक वॉल्ट जैसे एयर रूम में बंद कर देना। हाँ, सफोकेशन से मारना, गैस देना जैसे हमने बात की, जहर देना भी एक मेथड था। और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए वो चूट्स का इस्तेमाल करता था, बेसमेंट में भेज देता, वहां या तो फर्नेसेस में जला देता या एसिड या क्विकलाइम में डिसॉल्व कर देता, ताकि कोई ट्रेस ना बचे। कितना सिस्टमैटिक था। और वो थियोरी कि वो लाशों से स्केलेटन्स निकालकर साफ करके मेडिकल स्कूल्स को बेचता था, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके कॉन्क्रीट प्रूफ्स थोड़े वीक हैं। एक आदमी था एम.जी. चैपल, जिसने इसकी गवाही दी थी, लेकिन बाद में वो अनरिलायबल साबित हुआ। उसने शायद अपनी स्टोरी सेंसेशनलाइज की थी। लेकिन वो इलीगल अबॉर्शंस वाली बात, वो ज्यादा क्रेडिबल लगती है। हाँ, ये बात जरूर। काफी सोर्सेज में आती है कि उसने कई इलीगल अबॉर्शंस किए। उस जमाने में ये कॉमन था, पर डेंजरस भी। और अगर प्रोसेस में पेशेंट की डेथ हो जाती, तो होम्स के पास तो बॉडी डिस्पोज करने के लिए पूरा सेटअप था ही बेसमेंट में। शायद कुछ बॉडीज ऐसी ही प्रोसेस हुई होंगी। ये सब सुनकर सबसे बड़ा सवाल, कितने लोग? विक्टिम्स की एक्चुअल संख्या कितनी थी? इस पर तो बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, कंफ्यूजन तो है। होम्स ने खुद अपने कन्फेशन में, जो उसने हर्स्ट न्यूज़पेपर्स को $10,000 में बेचा था, उसमें पहले 27 मर्डर्स की बात की, फिर नंबर्स बढ़ाता गया, 100 से ऊपर भी बोला। लेकिन ये कन्फेशन बिल्कुल रिलायबल नहीं है। उसने जिन लोगों को मारा हुआ बताया, उनमें से कुछ बाद में जिंदा पाए गए। वो बस पैसों के लिए और सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कहानियां गढ़ रहा था। एग्जैक्टली। और वो 200+ विक्टिम्स वाली फिगर, वो कहाँ से आई? वो तो लगता है 1940s की किसी पल्प मैगजीन की देन है। एडम सेल्जर जैसे सीरियस हिस्टोरियंस इस नंबर को बिल्कुल डिसमिस करते हैं। उनका बेस्ट एस्टिमेट है कि करीब 9 विक्टिम्स ऐसे हैं जिनकी मौत का इल्जाम होम्स पर लगाया जा सकता है, विथ सम सर्टेनिटी। सिर्फ 9? इतने बड़े मर्डर कासिल और इतनी कहानियों के बाद ये सरप्राइजिंग है। हाँ, कंफर्म्ड या हाईली लाइकली विक्टिम्स 9 के आसपास हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक ही वर्ल्ड्स फेयर का विजिटर था। बाकी ज्यादातर उसके एसोसिएट्स, एम्प्लॉइज या लवर्स थे, जिनके गायब होने पर शायद उतना ध्यान नहीं गया होगा इनिशियली। तो ये 9 लोग कौन थे जिन पर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है? सबसे प्रोमिनेंट नाम तो शायद बेंजामिन पिट्सल का है। हाँ, बेंजामिन पिट्सल। ये होम्स का बिजनेस एसोसिएट था, या कह सकते हैं पार्टनर इन क्राइम। होम्स ने उसे 1894 में एक इंश्योरेंस फ्रॉड स्कीम के हिस्से के तौर पर मारा। प्लान था कि पिट्सल मरे हुए होने का नाटक करेगा, होम्स बॉडी रिप्लेस करके इंश्योरेंस क्लेम करेगा और पैसा बांट लेंगे। लेकिन होम्स ने उसे सच में मार दिया। हाँ, उसने पिट्सल को क्लोरोफॉर्म दिया और फिर शायद उसे जिंदा जला दिया। और फिर इस जुर्म को छुपाने के लिए उसने पिट्सल के 3 बच्चों को भी मार डाला, एलिस, नेली और हावर्ड। वो उन्हें पिट्सल की वाइफ से ये कहकर ले गया कि वो उन्हें उनके जिंदा पिता से मिलवाने ले ला रहा है। ओह माय गॉड, बच्चों को मारना, उनकी माँ को धोखा देकर। कितना हार्टलेस। इन बच्चों की बॉडीज मिली थी बाद में? हाँ, मिली थी। डिटेक्टिव फ्रैंक गायर ने उन्हें ढूंढा था। एलिस और नेली की बॉडीज टोरंटो में घर के बेसमेंट में दफन मिली।
और छोटे हार्वर्ड के कुछ हिस्से इंडियानापोलिस में एक कॉटेज के स्टोव में मिले थे। ये बहुत ही ट्रैजिक पार्ट है स्टोरी का। पब्लिक इससे बहुत गुस्से में थी। सुनकर ही डिस्टर्बिंग लग रहा है। हाँ, और पिटित्सल से पहले वो जूलिया कॉनर और उसकी बेटी पर्ल। हाँ, 1891 में जूलिया होम्स के लिए उसकी फार्मेसी में काम करती थी और शायद उसकी लवर भी थी। दोनों अचानक गायब हो गए। कैसल के बेसमेंट में कुछ हड्डियां मिली थी जो माना जाता है कि पर्ल की हो सकती हैं। और एमलाइन सीग्रैंड 1892 में वो भी एम्प्लॉय थी। एम्प्लॉय भी थी और होम्स की फियांसे भी थी अपेरेंटली। वो भी गायब हो गई। होम्स ने बाद में क्लेम किया कि वो एक इलीगल अबॉर्शन के दौरान मर गई थी जो वो परफॉर्म कर रहा था। पता नहीं सच क्या था। और विलियम सिस्टर्स, मिनी और नैनी, उनकी स्टोरी भी काफी सुनी है। 1893 की बात है ये। हाँ, 1893 में मिनी विलियम्स टेक्सास से थी और उसके पास काफी प्रॉपर्टी थी। होम्स ने उससे शादी की, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई और फिर दोनों बहनें मिनी और नैनी जो से मिलने आई थी गायब हो गई। और उनका क्या हुआ? कोई ट्रेस मिला? बाद में इन्वेस्टिगेशन में मिनी की वॉच चेन और नैनी का गार्टर बकल कैसल के एक फर्नेस में मिले थे। फर्नेस में? मतलब जला दिया था उन्हें? गॉड, ये कुछ कंफर्म्ड या हाईली सस्पेक्टेड विक्टिम्स हैं। लेकिन सेल्जर की लिस्ट में तो और भी नाम है ना, जैसे एमिली वैन टैसल, किटी कैली, डॉक्टर होल्टन का नाम भी था शायद, और केट डर्की। सही, लेकिन सेल्जर ये भी बताते हैं कि इनमें से कुछ, जैसे डॉक्टर होल्टन जिनकी फार्मेसी उसने ली थी, और केट डर्की, ये लोग बाद में जिंदा पाए गए थे। इससे पता चलता है कि होम्स की स्टोरी के साथ कितनी गलत इन्फॉर्मेशन जुड़ गई ओवर टाइम। ये लिस्ट दिखाती है कि मिथ मेकिंग कैसे काम करता है। लोग गायब होते थे और ऑटोमेटिकली होम्स पर शक चला जाता था। राइट। तो मोटिव क्या लगता है इन सब के पीछे? पैसा तो क्लियरली एक बड़ा फैक्टर था। इंश्योरेंस फ्रॉड, लोगों को ठगना, प्रॉपर्टी हड़पना, शायद स्केलेटन्स बेचना भी, अगर वो सच है तो। हाँ, फाइनेंशियल गेन प्राइमरी मोटिव लगता है। वो हमेशा पैसों के पीछे रहता था। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही था या कुछ और भी था? वो पावर, कंट्रोल। शायद वो भी था। पावर और कंट्रोल की डिजायर भी लगती है। लोगों को मैनिपुलेट करना, उनकी लाइफ अपने हाथ में लेना। जिस तरह से उसने पित्जल को मारा, कुछ अकाउंट्स कहते हैं जिंदा जलाया, उससे लगता है सैडिस्टिक प्लेजर भी एक मोटिव हो सकता है, विक्टिम्स को सफर करते देखना। और वो पीपल्स वाली बात, शायद उसमें कोई वॉयरिस्टिक सेक्सुअल थ्रिल था उसके लिए। लोगों को उनके प्राइवेट मोमेंट्स में देखना या उन्हें मरते हुए देखना। इट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स। शायद नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, ये सब ट्रेड्स उसमें थे। लोग उसकी तुलना जैक द रिपर से भी करते हैं क्योंकि टाइम पीरियड ओवरलैप करता है थोड़ा। रिपर मर्डर्स 1888 में हुए थे लंदन में। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि होम्स ही रिपर था? बहुत ही अनलाइकली है, एक्सट्रीमली अनलाइकली। दोनों का एमओ यानी काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। रिपर स्ट्रीट वॉकर्स को टारगेट करता था, उन्हें ब्रूटली म्यूटिलेट करता था। होम्स अपने विक्टिम्स को लोअर करता था, उन्हें फाइनेंशियल या पर्सनल रीजन से मारता था और बॉडीज को केयरफुली डिस्पोज करता था। और ज्योग्राफिकली भी तो अलग थे। हाँ, रिपर लंदन में था, होम्स शिकागो में। और एक कॉन्क्रीट पॉइंट है, होम्स की बेटी लूसी के कंसेप्शन की डेट्स प्रूव करती हैं कि रिपर मर्डर्स के टाइम वो अमेरिका में ही था, लंदन में नहीं हो सकता था। तो ये थ्योरी मोस्टली बेसलेस मानी जाती है। बस टाइम पीरियड सेम होने की वजह से लोग कनेक्ट कर देते हैं। राइट। तो इतने सारे क्राइम्स के बाद आखिरकार वो पकड़ा कैसे गया? इतना स्मार्ट था, इतना केयरफुल था, क्या कैसल में हुए मर्डर्स की वजह से? इंटरेस्टिंगली नहीं, कैसल के अंदर क्या हुआ इसका डायरेक्ट प्रूफ मिलना मुश्किल था। वो पकड़ा गया फ्रॉड के लिए। पहले टेक्सास में घोड़ों की सेलिंग में धोखाधड़ी की थी उसने, पिट्जल के साथ। अच्छा, वहां से शुरू हुआ। हाँ, और फिर वो बेंजामिन पिट्जल वाला इंश्योरेंस स्कैम प्लान जो गड़बड़ हो गया। पिट्जल की वाइफ को शक हुआ और पिंकटन नेशनल डिटेक्टिव एजेंसी उसके पीछे लग गई। वो भागता रहा अलग अलग शहरों में। फाइनली उसे नवंबर 1894 में बॉस्टन में अरेस्ट किया गया। अरेस्टेड फॉर फ्रॉड, नॉट मर्डर इनिशियली। और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। वो पिट्जल बच्चों को ढूंढने वाली स्टोरी काफी फेमस हुई थी ना। डिटेक्टिव फ्रैंक गेयर। हाँ, डिटेक्टिव फ्रैंक गेयर ने पिट्जल के बच्चों की लाशों को ढूंढने के लिए काफी ट्रैवल किया, डिट्रॉइट, टोरंटो, इंडियानापोलिस। और जब बच्चों की बॉडीज मिली तो ये केस मीडिया में बहुत छाया रहा। पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया। तब फ्रॉड से मर्डर पे शिफ्ट हुआ। फिर आया ट्रायल फिलाडेल्फिया में 1895, लेकिन सिर्फ बेंजामिन पिट्जल के मर्डर के लिए चार्ज हुआ। इतने सारे सस्पेक्टेड विक्टिम्स थे शिकागो में, उनका क्या हुआ?
हाँ, लीगल स्ट्रैटेजी शायद यही थी कि पित्सल केस में एविडेंस सबसे स्ट्रांग था। बॉडी थी, मोटिव था, इंश्योरेंस फ्रॉड और बच्चों की हत्या से केस और स्ट्रांग हो गया था। शिकागो के केसेस में बॉडीज नहीं थी, डायरेक्ट प्रूफ कम था, तो प्रोसिक्यूटर्स ने पित्सल केस पर फोकस किया। मेक सेंस। और यहाँ आता है वो एंगल जो हमने शुरू में मेंशन किया था, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन या प्रो सी। उसने अपना केस खुद लड़ने का डिसाइड किया। हाँ, ये बहुत अनयूजुअल था उस टाइम के लिए, खासकर इतने हाई प्रोफाइल मर्डर केस में। उसने कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए गए एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स एवरेट स्कोफील्ड और जोसेफ फाही को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उसे लगा वो ज्यादा स्मार्ट है या वो सिस्टम को मैनिपुलेट करना चाहता था? शायद दोनों। वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता था। उसे लगा होगा वो जूरी को भी चार्म कर लेगा, जैसे वो सबको करता था। यूएस में जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789, सेक्शन 35 और 6th अमेंडमेंट लोगों को राइट टू काउंसिल देते हैं, लेकिन इसमें यह भी एम्प्लाइड है कि आप इस अधिकार को वेव करके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस वक्त इसके लिए क्लियर रूल्स नहीं थे शायद, जैसे आज है। एग्जैक्टली। होम्स का केस फेरेटा वर्सेस कैलिफोर्निया 1975 जैसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस से बहुत पहले का है, जिन्होंने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड्स को और क्लियर किया। उस वक्त इतने सीरियस केस में डिफेंडेंट का खुद को डिफेंड करना बहुत ही रेयर और कंट्रोवर्शियल था। तो कोर्टरूम में उसका बिहेवियर कैसा था अपने ही केस में? डिड इट वर्क फॉर हिम? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो काफी एरोगेंट था, प्रोसिक्यूटर से बदतमीजी करता था, हर एविडेंस की डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस की डिमांड करता था, बेसिकली डिले टैक्टिक्स। उसने क्लेम किया कि पिथिजेल ने सुसाइड किया था और वो बस बॉडी छुपाने में मदद कर रहा था। वो जूरी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, पर उसका बिहेवियर उल्टा पड़ा। वो सवालों को अवॉइड करता था। एक बार जब पिथिजेल की बॉडी की ग्रूजम डिटेल्स डिस्कस हो रही थी, उसने अचानक लंच ब्रेक मांग लिया कोर्टरूम में। ये उसकी इमोशनल डिटैचमेंट या गिल्ट की निशानी मानी गई। एक बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक। तो आखिर में उसने हार मान ली, लॉयर्स की मदद ली? हाँ, आखिर में उसे समझ आ गया कि ये उसके बस का नहीं है और उसने अपने लॉयर्स को क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। तो नतीजा क्या निकला? गिल्टी। हाँ, उसे गिल्टी पाया गया बेंजामिन पिट्सल के फर्स्ट डिग्री मर्डर का, और साथ में 1896 को फिलाडेल्फिया की मोयामैनसिंग प्रिजन में उसे फांसी दे दी गई। और हैंगिंग भी ठीक से नहीं हुई थी, सुना है काफी टाइम लगा था उसकी मौत में। हाँ, ये भी एक चिलिंग डिटेल है। फांसी देते वक्त उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, जैसा कि आइडली होना चाहिए फॉर क्विक डेथ। वो करीब 15-20 मिनट तक फांदे पर झटपटाता रहा, स्लोली सफोकेट होकर मरा। एक आयरॉनिक पेनफुल एंड उसके लिए। वाओ। और उसने मरने से पहले एक अजीब रिक्वेस्ट की थी ना अपनी बॉडी को लेकर। हाँ, उसने कहा कि उसकी बॉडी को एक बड़े से कॉफिन में डालकर उसमें कंक्रीट भर दिया जाए और फिर उसे बिना किसी मार्किंग के 10 फीट नीचे दफनाया जाए। कंक्रीट में क्यों? ताकि कोई उसे डाइसेक्ट ना कर सके, ताकि कोई उसकी बॉडी के साथ वही ना करे जो उसने शायद कितने लोगों के साथ किया था, बॉडीज को काटना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना। वो डरता था कि उसकी बॉडी मेडिकल स्टडी के लिए चुरा ली जाएगी, और उसकी ये रिक्वेस्ट मान ली गई। कितना आयरॉनिक है। The dissector didn't want to be dissected. और मरने से पहले उसने अपनी कन्फेशन स्टोरी हर्स्ट कॉर्पोरेशन को $10,000 में बेच दी थी। उस टाइम $10,000 बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, उसने अपनी इन्फेमी को भी कैश कर लिया। और उस कन्फेशन में नंबर्स बदलते रहते थे विक्टिम्स के, कभी 27, कभी 100 से ज्यादा। क्लियरली वो आखिरी दम तक एक परफॉर्मर, एक मैनिपुलेटर ही रहा, अपनी इमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। सही बात। वो एक कॉन मैन था आखिरी सांस तक। तो H.H. होम्स की लेगेसी क्या है आज? उसे अमेरिका का पहला सीरियल किलर कहा जाता है। ये सही है। हाँ, उसे वाइडली अमेरिका का पहला वेल डॉक्यूमेंटेड सीरियल किलर माना जाता है। हो सकता है उससे पहले भी सीरियल किलर्स रहे हों, पर होम्स का केस मीडिया कवरेज, इन्वेस्टिगेशन और उसके अपने कन्फेशंस की वजह से बहुत डिटेल में रिकॉर्ड हुआ। उसी दौरान मल्टी मर्डरर जैसा शब्द भी यूज होने लगा था उसके लिए स्पेसिफिकली। और वो उस दौर का गिल्डेड एज का एक डार्क सिंबल बन गया। बिल्कुल। गिल्डेड एज मतलब ऊपर से सब सोने का, चमक तमक, प्रोग्रेस, वर्ल्ड्स फेयर जैसी चीजें, लेकिन अंदर से क्राइम, पॉवर्टी, करप्शन का अंधेरा। होम्स उस एम्बिशन और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का एक एक्सट्रीम, भयानक एग्जाम्पल था। वो अमेरिकन ड्रीम का एक ट्विस्टेड वर्जन था। जैक द रिपर फिर कंपैरिजन होता रहता है, पर हमने देखा कि वो कनेक्शन वीक है, लेकिन आज भी लोग उसमें फैसिनेटेड हैं। एरिक लार्सन की बुक द डेविल इन द वाइट सिटी 2003 ने इस स्टोरी को फिर से बहुत पॉपुलर कर दिया है ना।
हाँ, उस बुक ने तो इसे मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस में वापस ला दिया। हालांकि लार्सन की बुक के स्टाइल, क्रिएटिव नॉन फिक्शन और उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर भी कुछ डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं उसने भी चीज़ों को थोड़ा ड्रामेटाइज किया है, स्पेशली मर्डर कासल के डिटेल्स को, जो शायद सेल्सर की रिसर्च से मैच नहीं करते। राइट। और मार्टिन्स का सेजियो और लियोनार्डो डिकाप्रियो इस पर फिल्म या सीरीज बनाने वाले हैं। ये बात भी काफी टाइम से सुन रहे हैं, पता नहीं कब बनेगी। हाँ, वो प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट में है। अगर बनी तो देखना होगा वो किस एंगल से अप्रोच करते हैं, कितना मिथ, कितना रियलिटी दिखाते हैं। और अमेरिकन हॉरर स्टोरी होटल वाला सीजन भी तो पार्शियली इससे इंस्पायर्ड था। जेम्स पैट्रिक मार्च का कैरेक्टर। हाँ, वो कैरेक्टर क्लियरली होम से इंस्पायर्ड था, विद द मर्डर होटल कॉन्सेप्ट। और कितने ही पॉडकास्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस, रेडिट थ्रेड्स इस पर चलते रहते हैं। पीपल आर स्टिल obsessed। और वो जगह जहां कभी मर्डर कासल था, आज वहां इंगलवुड पोस्ट ऑफिस है। और वहां के बेसमेंट से जुड़ी अजीब एक्सपीरियंसेस की कहानियां अब भी सुनने को मिलती हैं। द लेजेंड कंटिन्यूज। वो जगह एक तरह से हॉन्टेड मानी जाती है कुछ लोगों द्वारा। भले ही बिल्डिंग अब नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब हम होम्स की कहानी देखते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कितना हिस्सा उसकी अपनी चालाकी, उसकी अपनी बनाई हुई इमेज का नतीजा है और कितना उस वक्त की मीडिया सेंसेशनलिज्म का। दोनों ने मिलकर इस मॉन्स्टर को शायद और बड़ा बना दिया, है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने खुद भी अपनी इमेज को कल्टीवेट किया, मीडिया ने उसे और बढ़ाया। सच्चाई कहीं बीच में खो गई है शायद। वी माइट नेवर नो द फुल ट्रूथ अबाउट द मर्डर कासल। फिर से हम इतना फैसिनेट क्यों होते हैं? हमारा ऐसी डार्क कहानियों की तरफ ये अट्रैक्शन, ये हमारे सोसाइटी या हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। Why are we drawn to such darkness? Is it a way to understand evil? Or just morbid curiosity? शायद इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.